नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। आज टॉपिक डिस्कस करेंगे भारत में शिक्षा का विकास, एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। आपने अगर पढ़ा होगा भारत की शिक्षा के विषय में तो आपने देखा होगा वैदिक काल से लेकर वर्तमान समय तक यानी आज तक शिक्षा विभिन्न परिस्थितियों से होकर के गुजरी है, जिसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। यही बदलाव, यही परिस्थितियां जो शिक्षा के विकास में कभी कुछ न कुछ हेल्प सहायता की है, कुछ बदलाव किए हैं, कुछ नया जोड़ा है, कुछ पुराना हटाया है। तो ये विभिन्न आयामों से जो शिक्षा गुजर करके आज हमारे समक्ष है, यही शैक्षिक विकास है भारत में। वो चाहे हमारी प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे विद्यालयी शिक्षा हो, चाहे विश्वविद्यालयी शिक्षा हो, तो विभिन्न जो आयाम है शिक्षा के, उन पर हम आज चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहला आयाम देखेंगे शिक्षा का। भारत दुनिया का पहला ऐसा कंट्री है जहां ज्ञान की उत्पत्ति हुई और यहाँ ज्ञान जो है अलग अलग अवधारणाओं से आगे बढ़ा। दुनिया के किसी भी देश में अगर हम एजुकेशन के डेवलपमेंट की बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर तो उनका इतना इतिहास नहीं है जितना भारत का है, लेकिन उन्होंने जो अभी जल्दी कई रीओरिएंटेशन किए हैं, कई शिक्षा के विस्तार के या यूनिवर्सलाइजेशन, एजुकेशन में यूनिवर्सलाइजेशन, सार्वभौमिकरण की बात की है, उसमें तो वो जरूर आगे चले गए हैं। लेकिन भारत में जो हमारी विरासत में शैक्षिक या कह सकते हो ज्ञान की परिस्थितियां हमें स्वतः प्राप्त होती चली गई हैं, अगर हम उन्हीं को समेटते चले जाएं तो बहुत ज्यादा ज्ञान हमें विरासत में प्राप्त होता है। फिर हम देखें कि सदियों पहले जब वैदिक काल में शिक्षा की शुरुआत हुई तो उस समय शिक्षा की व्यवस्थाएं क्या थी, स्कूली शिक्षा और विश्वविद्यालयी शिक्षा या उच्च शिक्षा के क्या प्रावधान थे, किन किन व्यवस्थाओं, किन किन प्रक्रियाओं से शिक्षा की पूरी व्यवस्था बनाई गई, वहाँ का प्रशासन कैसा था, वहाँ का कैरिकुलम कैसा था, वहाँ के टीचिंग मेथड कैसे थे, टीचर एजुकेशन क्या थी या वोकेशनल एजुकेशन क्या अलग अलग तरीके थे, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा को हिंदू शिक्षा प्रणाली या ब्राह्मणी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। आप सब जानते होंगे कि वैदिक काल में जो भारत की परिस्थितियां थी वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी और वहां पर जो वर्णों में बटा समाज था, लोग थे, वो क्या करते थे, अलग अलग वर्ण में अलग अलग प्रकार का वरीयता क्रम था और उसी वरीयता क्रम के आधार पर शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को भी बांट दिया गया था। वहां पर वर्णों की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन सबको एजुकेशन में तो इन्वॉल्वमेंट था, पार्टिसिपेशन था, लेकिन जो शूद्र वर्ण था उसको किसी भी प्रकार की शिक्षा से वंचित किया गया था। इसलिए वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था को हिंदू शिक्षा प्रणाली या ब्राह्मणी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें यहाँ के शिक्षा के प्रशासन और व्यवस्था क्या थी, तो सबसे पहली बात आती है कि प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, दो प्रकार की यहाँ व्यवस्थाएं थी शिक्षा की। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो ये 5 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती थी और ये घर पर होती थी। इस शिक्षा के प्रारंभ करने के लिए एक संस्कार होता था जिसे विद्या आरंभ संस्कार कहते थे। यह 5 वर्ष की आयु या उम्र में कराया जाता था। इसमें जिस बच्चे का विद्यारंभ संस्कार होना होता था उसको सफेद कपड़े पहनाए जाते थे, चंदन लगाया जाता था, उसको नहला धुला करके उसको बाल सिर से हटा दिए जाते थे और पूर्णतया अध्यात्म या ब्रह्मचर्य की तरह उसको मंत्रों और विभिन्न प्रकार के वैदिक मंत्रों से उपचार करके और उसको चावल की बिछी हुई कपड़े पर चावल फैला दिए जाते थे, उस पर कुछ अक्षर या अल्फाबेट या ओम लिख करके, ओम या स्वास्तिक बना करके उसका विद्या आरंभ संस्कार कराया जाता। ये माना जाता था कि अब 5 वर्ष की उम्र है, अब बच्चे को क्या करना है, नॉन फॉर्मल यानी अनौपचारिक तरीके से शिक्षा समाज से ग्रहण करनी है। धीरे धीरे वो सामाजिक गतिविधियों को, सामाजिक जो शिष्टाचार होते हैं उनको वो अपनाता था और जब उसकी उम्र हो जाती थी 8 वर्ष, यहाँ पर
अब यहाँ उच्च शिक्षा की यानी हायर एजुकेशन की व्यवस्था की जाती थी। यह ध्यान देने वाली बात है, उच्च शिक्षा के लिए जो व्यवस्था थी उसमें ब्राह्मण बच्चे जो होते थे उनकी उम्र 8 वर्ष होती थी, जो क्षत्रिय बच्चे होते थे उच्च शिक्षा में उनकी उम्र 10 वर्ष होती थी, और जो वैश्य बच्चे होते थे उनकी उम्र 12 वर्ष होती थी। यानी 8, 10 और 12 वर्ष के बच्चे यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो वर्णों से आए बच्चे थे, इनको उच्च शिक्षा के लिए उपनयन संस्कार के द्वारा गुरुकुल में प्रवेश मिलता था। ध्यान देने वाली बात है, यहां से सवाल बनता है, प्रारंभिक शिक्षा घर पर होती थी, अनौपचारिक प्रकार की होती थी, सामाजिक शिष्टाचार को जानना और समझना होता था, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए उपनयन संस्कार होता था जो ब्राह्मणों के लिए 8 वर्ष, क्षत्रियों के लिए 10 वर्ष और वैश्यों के लिए 12 वर्ष की आयु में कराया जाता था। और गुरुकुल यहाँ उच्च शिक्षा के बड़े संस्थान हुआ करते थे। शूद्रों के लिए यहाँ पर किसी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। वर्ण के आधार पर यहाँ कैटेगराइज किया था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र महिलाओं को शिक्षा की कोई प्रावधान नहीं था। प्लस जो राजा के द्वारा किसी सजा पाए व्यक्ति होते थे उनको भी, जो विवाहित व्यक्ति होते थे उनको भी गुरुकुलों में प्रवेश नहीं मिलता था। अगर हम बात करें कि जो किसी भी प्रकार से अपंग या दिव्यांग बच्चे होते थे, क्षति, क्षमता या दिव्यांगता के कारण उनके शरीर में कोई कमी आ जाती थी, इन लोगों को भी शिक्षा का कोई प्रावधान वैदिक काल में नहीं था। अब यहाँ अगर हम बात करें इनका पाठ्यक्रम कैसा था, यानी कैरिकुलम कैसा था, तो यहाँ 4 वेद जो थे वो वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम हुआ करते थे। 4 वेद में पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद होता था। इन्हीं चारों वेदों के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था बनाई गई थी, यही कैरिकुलम होता था। अब अगर हम बात करें शिक्षा का माध्यम यहाँ क्या था, तो शिक्षा का माध्यम विशुद्ध संस्कृत यानी संस्कृत के माध्यम से, क्योंकि दुनिया की पहली भाषा के रूप में जानी जाती है संस्कृत, एक शास्त्रीय भाषा है, तो विशुद्ध संस्कृत एकदम क्लिष्ट, एकदम शुद्ध संस्कृत में बच्चों को ज्ञान कराया जाता था, वेदों का ज्ञान कराया जाता था। अब यहाँ अगर हम बात करें टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधियों की, तो स्वाध्याय विधि थी, प्रवचन विधि थी, शास्त्रार्थ विधि थी, ये सारी शिक्षण की विधियां थी, ये शिक्षण की विधियां थी। और पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था टीचर सेंटर्ड यानी अध्यापक केंद्रित हुआ करती थी। अध्यापक क्या करते थे, गुरुकुलों का निर्माण जो भीड़ भाड़ या समाज से अलग जंगलों में होते थे, और वहां जो गुरु होते थे वो अपना ही स्कूल या कुटिया या आश्रम बनाते थे, और उसमें क्या होता था, बच्चे समाज से बाहर निकल करके गृहस्थ आश्रम त्याग करके और बिल्कुल ब्रह्मचर्य वाला जीवन जीते थे। कोई सांसारिक गतिविधियों से बिल्कुल परे होते थे और उसी आश्रम में रहना होता था, और गुरु के द्वारा जो प्राप्त दिया गया ज्ञान है वो प्राप्त करना होता था, उसी पर चिंतन, मनन और निध्यासन चलता रहता था। अगर हम बात करें क्या यहाँ पर प्रॉपर डिग्री यानी जो उपाधि की व्यवस्था थी वो थी या नहीं, हाँ थी। अगर श्रेणियों की बात करें तो यहाँ 4 श्रेणियां थी। पहली श्रेणी जो थी स्नातक जो कोई एक वेद को जान लेता था, समझ लेता था, ज्ञाता हो जाता था, उसको स्नातक कह देते थे। दूसरी डिग्री यहाँ पर वसु की थी, वसु यानी जो 2 वेद को जानता हो या 2 वेद की समझ रखता हो। तीसरा एक यहाँ पर प्रावधान था रुद्र वे लोग होते थे जो 3 वेदों को जानते थे यानी 3 वेदों की समझ रखते थे। चौथी एक डिग्री थी जो 4 वेदों का ज्ञाता होता था, समझ वाला होता था, जिसको 4 वेदों का ज्ञान होता था, उसे आदित्य कहते थे। अब जब सारा गुरुकुल में शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो फिर वापस गृहस्थ आश्रम में जाना पड़ता था। गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए यहाँ संस्कार कराया जाता था जिसे समावर्तन समारोह कहते हैं। जैसे वर्तमान में अगर हम देखें शिक्षा व्यवस्था में फेयरवेल पार्टीज होती हैं या कन्वोकेशंस होते हैं। जब पूर्ण हो जाती है शिक्षा, डिग्री मिल जाती है 1 वेद, 2 वेद, 3 वेद और 4 वेद की, तो समावर्तन समारोह, समावर्तन का मतलब होता है घर लौटना। शिक्षा पूर्ण हो जाने के बाद छात्र के ब्रह्मचारी जो वस्त्र होते थे वो उतार दिए जाते थे, गृहस्थ वाले वस्त्र पहनाए जाते थे और छात्र को आदेश दिया जाता था। आदेश मतलब शिक्षक या गुरु के द्वारा आदेश दिया जाता था कि अब जाओ, अब आपने खूब सारा ज्ञान अर्जित कर लिया है, समझ हो गई है, अब घर जाकर यानी गृहस्थ में जाकर कर पितृ ऋण, गुरु ऋण, देव ऋण से ऊ ऋण मतलब मुक्त हो जाने की
बात या ज्ञान दिया जाता था कि अब आपने, कहते थे शिक्षा के लिए आप आए थे, शिक्षा आपको मिल गई, अब सेवा के लिए जाइए। तब शिक्षा का एक ही उद्देश्य था, अपना विकास और समाज की सेवा करना। बहुत ज्यादा धन एकत्रित करना या बहुत ज्यादा दुनियादारी के लिए शिक्षा का या ज्ञान का उपयोग नहीं किया जाता था। ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए किया जाता था। तो ये यहाँ की कुछ व्यवस्था थी। और अगर इसमें देखें, जो गुरु होते थे, गुरु के अलावा कुछ आचार्य बनाए जाते थे। आचार्यों की जो कैटेगरी थी, उस कैटेगरी में परिव्रजाचार्य परिव्रजाचार्य जो होते थे, वो कुछ ऐसे आचार्य थे जो भ्रमण करके लोगों को शिक्षा देते थे। यहाँ की जो उच्च शिक्षा थी, वो कह सकते हो ये जो परिव्रजाचार्य थे, ये चलते फिरते शिक्षा के गुरु होते थे, उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा देते थे। इस समय वैदिक काल में शिक्षा की अगर हम बात करें तो भारत में शिक्षा के कुछ प्रमुख केंद्र थे। जैसे तक्षशिला था, जो मुख्य शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। रावलपिंडी पाकिस्तान में था उस समय, अब है मतलब। और उसके बाद मिथिला पाटलिपुत्र में एक दूसरा जो संस्थान हुआ करता था, वो था। तो वैदिक कालीन शिक्षा में आपको ये ध्यान रखना है कि विशुद्ध संस्कृत में थी। जो मीडियम था वो विशुद्ध संस्कृत था। महिलाओं को, जो दिव्यांग हैं, जो मैरिड हैं, यानी शादीशुदा लोग हैं, इनको शिक्षा का कोई प्रावधान था। कुछ लिमिटेड महिलाएं या लड़कियां, स्त्रियां शिक्षा पाती थी, जिनको विदुषी कहा जाता था। तो ये वैदिक कालीन का शिक्षा का स्ट्रक्चर था। यहाँ अगर हम देखें कि शिक्षा की संस्थाएं पूर्णतः राज्य के कंट्रोल में थी, यानी राज्य उनको दिशा निर्देश देता था। जैसे वर्तमान में समवर्ती सूची में है, और विभिन्न प्रकार के राजाओं के द्वारा जो फंड दिया जाता था, उसी से गुरुकुल का पूरा खर्च चलता था। बाकी जो वहां पर जो शिक्षार्थी रहते थे, वो सब अपना भोजन और दुनिया भर की जो चीजें हैं जरूरत की, उनके लिए वो काम करते थे, भिक्षा मांगते थे। धीरे धीरे वैदिक कालीन शिक्षा में जब ट्रेडिशनल चीजें आई, मतलब बहुत परंपरागतता बढ़ गई, और पर्टिकुलर वर्ग को या पर्टिकुलर लोगों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया, तो एक नई प्रकार की विचारधारा प्रकट हुई, जिसको हम लोग बौद्ध कालीन शिक्षा के नाम से जानते हैं। अब बौद्ध कालीन शिक्षा को भिक्षु शिक्षा कहते हैं। गौतम बुद्ध जो बौद्ध कालीन शिक्षा में एक नई शिक्षा प्रणाली का विकास करने के लिए उनका नाम आता है। जो नई शिक्षा प्रणाली गौतम बुद्ध ने विकसित की, जिसे भिक्षु शिक्षा या भिक्षुओं के लिए शिक्षा या भिक्षुओं द्वारा चलाई जाने वाली शिक्षा का काल कहा जाता है, इसी काल को बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली या बौद्ध कालीन शिक्षा कहते हैं। बौद्ध कालीन जो शिक्षा की व्यवस्था थी, इसमें 3 प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी। इसमें प्राथमिक शिक्षा थी, उच्च शिक्षा थी और भिक्षु शिक्षा थी। अगर हम बात करें प्राथमिक शिक्षा की, तो यहाँ प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क थी और 6 वर्ष से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक की आयु तक चलती थी। ये प्रारंभिक शिक्षा थी। प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क थी और ये 6 वर्ष से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक बच्चे में चलती थी। इसके बाद एक उच्च शिक्षा थी। उच्च शिक्षा में शुल्क लिया जाता था, जो 12 वर्ष से 25 वर्ष तक की आयु में चलती थी। और इन दोनों शिक्षाओं के लिए जो संस्कार था, वो प्रवज्जा संस्कार प्रवेश के लिए, शिक्षा में प्रवेश के लिए एक संस्कार था, जिसमें कम से कम 6 वर्ष की आयु को प्रवेश मिलता था। यह संस्कार कराया जाता था। इसके बाद आती थी तीसरी प्रकार की शिक्षा, जिसको भिक्षु शिक्षा कहते हैं। भिक्षु शिक्षा 8 वर्ष की शिक्षा होती थी। इसको उपसंपदा संस्कार के द्वारा प्रारंभ किया जाता था। जो बालक, जो भिक्षु यानी प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता था, पूर्ण कर लेता था, उसको भिक्षु शिक्षा में एंट्री कराई जाती थी। एंट्री तभी कराई जाती थी जब वो इच्छा जाहिर करता था भिक्षु शिक्षा की। और भिक्षु शिक्षा पूरे 8 साल की शिक्षा होती थी, जब प्राथमिक और उच्च शिक्षा पूर्ण कर लेते थे। और यहाँ भिक्षु शिक्षा में प्रवेश लेने के लिए उपसंपदा संस्कार कराना पड़ता था। यहाँ की अगर पाठ्यक्रम की बात करें तो भाषा, व्याकरण, न्याय शास्त्र, कला, अर्थशास्त्र और त्रिपिटक जो है बौद्ध कालीन शिक्षा का एक महान ग्रंथ था, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए या उनकी विशेषताओं के ऊपर लिखा गया ग्रंथ था। यहाँ अगर हम कहें तो शिक्षण विधियां थी। सम्यक समाधि विधि थी। सम्यक मतलब इक्वल होता है, समाधि मतलब बहुत ज्यादा ध्यान या मेडिटेट हो जाना।
और दूसरी व्याख्या विधि थी, तीसरी भ्रमण विधि थी और संवाद विधि थी। ये सारी विधियां थी। इन विधियों के द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण किया जाता था। अध्ययन के जो केंद्र थे मठ और विहार हुआ करते, उन्हीं मठ और विहारों में रह करके शिक्षा ग्रहण करते। बौद्धकालीन शिक्षा में जो सबसे पॉपुलर विश्वविद्यालय हुआ या शिक्षा का केंद्र हुआ जो नालंदा था, बाद में तक्षशिला और विक्रमशिला नाम के बड़े बड़े संस्थान बौद्धकालीन शिक्षा में जाने जाते। आपको पता होगा नालंदा अभी भी जो है बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी के रूप में काम कर रहा है और वर्तमान में इसको फिर से रीस्टार्ट किया गया है, फिर से पूरा सेट करके। तो ये बिहार के गया प्रांत में, गया डिस्ट्रिक्ट में उधर चल रहा है। वर्तमान में भी इसमें शिक्षा की बात चल रही है। बौद्धकालीन शिक्षा में जो कमियां थी उसमें ये थी, महिला शिक्षा की बात की गई यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी जो शिक्षा का पूरा प्रावधान था वो पूरा का पूरा प्रावधान जो है भिक्षु बनाने में यानी गृहस्थ जीवन के त्याग पर आधारित हो गया था। जो लोग भिक्षु शिक्षा लेते थे वो फिर बौद्ध भिक्षु बन जाते थे और गृहस्थ में बड़ा मुश्किल से पहुंचते थे। ब्रह्मचर्य यहाँ पर भी शिक्षा का था कि स्वयं की जानकारी करना, अपने आप को समाज की सेवा में लगाना, यही शिक्षा के उद्देश्य यहाँ हुआ करते थे। इन दोनों प्रकार की शिक्षाओं के चलते चलते एक नई प्रकार की शिक्षा और प्रकट हुई जो बहुत प्रभावशाली शिक्षा के रूप में जानी गई, लेकिन उसे मजहबी शिक्षा के नाम से उसकी आलोचना हुई। उस शिक्षा का नाम था मुस्लिम कालीन शिक्षा। मुस्लिम कालीन शिक्षा इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि इस शिक्षा में पहली बार शिक्षकों को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया, यानी जो उस्ताद होते थे उनको बड़ा महत्व दिया गया, उनके लिए फुल फैसिलिटीज विकसित की गई। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा की अगर हम बात करें तो मुस्लिम कालीन शिक्षा मुस्लिम धर्म और संस्कृति पर आधारित एक ऐसी शिक्षा थी जिसका आधार कुरान था और आदर्श पुरुष हजरत मोहम्मद साहब थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा धार्मिक बातों पर चर्चा की गई, क्योंकि वो पवित्र कुरान जो थी उसमें जो बातें लिखी गई थी उसको अक्षरता आपको तैयार कर लेना था, याद कर लेना था और पालन करना था। यहाँ शिक्षा में प्रवेश के लिए एक प्रावधान बनाया गया जिसका नाम था बिस्मिल्लाह खानी संस्कार। बिस्मिल्लाह खानी संस्कार के लिए जो क्राइटेरिया था वो 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन के बालक को प्रवेश दिया जाता था। इसमें क्या होता था, बच्चे को किसी मौलाना या मौलवी के द्वारा या उस्ताद के सामने प्रकट जो 4 साल 4 माह 4 वर्ष का था उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता था और वो बच्चा जो है मौलवी उसके लिए कुरान की कई सारी आयतें पढ़ता था और बच्चे के ऊपर आयतों के द्वारा या आयतों को दोहराने के लिए कहते थे या कभी कभार उनको लिखने के लिए या उस पर कुछ याद करने के लिए कह देते थे। लेकिन यहाँ पर स्थिति आती है कि बिस्मिल्लाह खानी संस्कार से ही मुस्लिम कालीन शिक्षा में प्रवेश मिलता था। यहाँ पर 2-3 बातें ध्यान देने वाली हैं कि यहाँ का जो शिक्षा का माध्यम था वो अरबी और फारसी था, जो एक कठिन भाषा के रूप में भी जानी जाती थी। अरबी और फारसी भाषा में ज्ञान के स्थानांतरण की बात की जाती थी और पूरा का पूरा ज्ञान, पूरा का पूरा जो इनका शिक्षा का पाठ्यक्रम था वो पूरा कुरान, पवित्र कुरान पर आधारित था। यहाँ छात्रों को बहुत अनुशासित व्यवस्था में रखा जाता था। सरकंडा आप जानते होंगे, लकड़ी की तरह, घास की तरह होता है और उससे उसकी बनी पेन से लिखने के लिए कहा जाता था। मुस्लिम कालीन शिक्षा का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि कई सारे राइटर लिखते हैं कि मुस्लिम कालीन शिक्षा में इस बात को महत्व दिया गया कि शहीदों के खून से भी ज्यादा पवित्र है जो छात्र होते हैं उनके पेन की इंक या स्याही। शहीदों के खून से भी ज्यादा पवित्र है छात्रों के पेन की स्याही। मतलब इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा एजुकेशन का था। यहाँ पर शिक्षा के 2 प्रावधान थे, एक प्राथमिक शिक्षा थी, एक उच्च शिक्षा थी। प्राथमिक शिक्षा मकतब में कराई जाती थी और उच्च शिक्षा मदरसे में। यह सवाल शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया है कि उच्च शिक्षा मुस्लिम कालीन शिक्षा में देने के किन स्थानों पर दी जाती थी। तो आप कह सकते हो उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी और प्राइमरी शिक्षा मकतब में दी जाती थी। मकतब का अर्थ है जहां पढ़ना लिखना सिखाया जाता हो। यहाँ प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी और यहाँ एक अच्छी बात थी कि प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों की थी, लेकिन उच्च शिक्षा जो मदरसों में दी जाती है, मदरसा ये दरस वर्ड से अरबी शब्द है दरस, दरस जिसका होता है सिखाना या भाषण देना, ऐसा बताया गया है किताबों में।
तो ऐसी स्थिति में वहां उच्च शिक्षा की, लेकिन उच्च शिक्षा में महिलाओं को बिल्कुल एंट्री नहीं थी। मुस्लिम कालीन शिक्षा का एक जो सबसे बड़ा डिमेरिट था वो ये था कि यहाँ डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट था, मतलब अनुशासन बहुत कठिन था। कहते हैं कि इतना कठिन अनुशासन था कि वजू ना करने के कारण, मतलब बच्चे अगर हाथ ना धुले तो उनको जूट के बोरे में बंद कर दिया जाता था और नेवले डाल दिए जाते थे, चूहे डाल दिए जाते थे। तो यहाँ पर जो अनुशासन व्यवस्था इतनी कठिन थी, एक बार क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट एजुकेशन में कि मॉनिटर सिस्टम किस शिक्षा प्रणाली की देन है, और उसमें ऑप्शन था वैदिक, मुस्लिम और बौद्ध और आधुनिक। तो आपको मुस्लिम कालीन शिक्षा में मॉनिटर प्रणाली या मॉनिटर सिस्टम पैदा किया गया। मॉनिटर सिस्टम इसीलिए लाया गया कि डिसिप्लिन को और ज्यादा कैसे स्ट्रांग किया जाए, इसलिए इस शिक्षा का सबसे बड़ा डिमेरिट जो है वो जो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा कठोर कर दिया, जिससे बच्चों में भय व्याप्त हो गया और टीचर के भय में वो पढ़ने और सीखने की प्रक्रियाओं में जो है कई सारी दिक्कतें आई, जिससे ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई। यहाँ अगर शिक्षा के केंद्रों की बात करें तो मदरसे और मकतब बनाए गए, और वो दिल्ली है, फिरोजाबाद, बदायूं, आगरा, इन सब जगहों पर बड़े बड़े मदरसे और मकतब और मदरसे बनाए गए जहाँ शिक्षा का प्रावधान किया गया। अब यहाँ तक कि हम बात करें तो वैदिक कालीन, फिर आता है बौद्ध कालीन और फिर आता है मुस्लिम कालीन। ये हमारी शिक्षा का जो ट्रेडिशनल इतिहास है, यानी जो बहुत ज्यादा पीछे की कहानी, उस पर हमने चर्चा की। इसके बाद के वीडियो में आधुनिक शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जो अनुभव हो आप इस कमेंट सेक्शन में लिखो वीडियो को देख करके। जो और कुछ आप नया इसमें सीखना चाहते हो या नया पढ़ना चाहते हो वो भी कमेंट में लिखो। वीडियो लोगों तक फॉरवर्ड करो, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें। और चैनल में हमारे क्या है, आप पेज हमारा चैनल का पूरा ओपन करेंगे तो चैनल में सबसे ऊपर आपको वीडियो होम मिलेगा, होम के बाद वीडियो, फिर आपको प्लेलिस्ट मिलती है, प्लेलिस्ट के बाद कम्युनिटी में जाएंगे तो मैंने बहुत सारे टेक्स्ट नोट्स बनाकर उसमें डाले हुए हैं, उनको भी पढ़कर लाइक और कमेंट और शेयर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों वीडियो को देखते रहने के लिए।